एक तस्वीर तो दिखा दे पहले, हमें पता चले हम सही हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं मेरी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ फाइज़ा करीम, सिद्रा की मम्मा। वैसे बार बार आप ये नहीं बोले सिद्रा की मम्मा, अब मेरी मम्मा ही मेरे साथ होंगी, रिएक्ट करेंगी। और शायद मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं वापस आऊँगी या इस तरीके से काम करूँगी। और मेरी स्ट्रेंथ की और मेरी पावर की वजह शायद आप लोगों के बाद मेरी मम्मा ही है, जिन्होंने मुझे बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वो लोग इतना प्यार करते हैं, जब वो लोग इतनी इज्जत करते हैं आपकी और आपको देखना चाहते हैं, तो फिर आप क्यों इसको इस तरीके से फिनिश कर रही हो, वाइंड अप कर रही हो? इसमें उनका क्या कसूर है? तो अगर वो देखना चाहते हैं, अगर वो आपसे प्यार करते हैं, अगर वो आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो आपको दूर होने का कोई हक नहीं है। फिर आप भी उनके प्यार का जवाब वैसे ही प्यार से दो, आप उनकी बात रखो और उनकी बात को मानना ही आपको चाहिए। तो फिर मैंने सोचा शायद मामा सही कह रही हैं और बिल्कुल वो समझती हैं चीज़ों को, उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को लेकर। और किसी ने गलत करा है अगर आपके साथ, तो आप उसके एवज, उसके बदले में कंपनसेट करने के लिए किसी और के साथ गलत करो तो ये बहुत गलत हो जाएगा। नहीं, मेरा मानना यहाँ पे ये भी है ना कि जिंदगी एक सफर है और सफर के अंदर बेटे जब हम चलते हैं तो हमें तरह तरह के लोग टकराते हैं। सही। हमारी अच्छाई है कि हम उन पे भरोसा करते हैं, ठीक, बेशक हम भरोसा करते हैं। अब अगर सामने वाला अपनी कमजोरी दिखाता है ना, तो उससे हमें कोई गिला नहीं है, लेकिन फिर आपका थोड़ा सा इंसानियत पे से भरोसा हो जाता है और आप ये सोचते हो यार कि एक इंसान ने आपके साथ ऐसा किया है तो बाकी सब भी ऐसे होंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ ये सोच के कि एक तरफ इतने बुरे लोग हैं और एक तरफ इतने अच्छे लोग हैं इसी दुनिया में। अभी हम नेशनलिटी की बात नहीं करते, अभी हम मजहब की बात नहीं करते, अभी हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, हम पाकिस्तानी इंडियंस की बात नहीं करते। लेकिन मामा आप देखें, एक तरफ हमारे साइड के जो लोग हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, वो हमें डिच करते हैं, वो हमें तोड़ देते हैं और उनको इसी चीज़ में मजा आता है। और एक तरफ वो इतने मीलों दूर बैठे हुए लोग जो हमें सहारा दे रहे हैं, जो हमें प्यार दे रहे हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके लिए हमारे दिल, अपने दिल में वो हमारी एक बहुत अच्छी इमेज रखते हैं, बहुत मोहब्बत रखते हैं, एक बहुत खास जगह रखते हैं। सही। और हमारे दुख से उनको फर्क पड़ता है, जबकि हमारे इर्द गिर्द के लोगों को हमें डिच करके कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वैसे ही हैं, वो अपने मफाद, अपने लालच में ही गुम है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तभी बहुत मुश्किल है, आप कह रही थी ना मुझे कि बहुत कॉम्प्लेक्स है इस चीज़ को डिफाइन करना, ये इस चीज़ को समझना, इंसान को कैसे समझा जाए। बिल्कुल। तो और मैं ये कहती हूँ कि बेटे फासलों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसानियत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। दूसरा मुल्क है या दूसरी कंट्री है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे बुरे हर जगह है। और देखो, अच्छे बुरे हैं, अगर अच्छाई होगी तो फिर बुराई की कोई अहमियत नहीं होगी, फिर बुरा हमें समझ ही नहीं आएगा कि बुरा क्या है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज के साथ अच्छाई और बुराई दोनों पहलू रखे हैं ना, और हमारे सामने रास्ते भी रखे हैं। अब वो अगर हमसे इतना प्यार करते हैं, ये उनकी मोहब्बत है। बिल्कुल। और इंडिया वाले तो ऐसे भी बहुत प्यार करने वाले हैं, आप यकीन करें, अगर मेरे अपने तजुर्बात हैं, इंडिया के इस कदर प्यार करते हैं। आप खाली यकीन करें कि जब 88 वगैरह में मेरा तो जब शादी से पहले अपनी वालदा के साथ जब इंडिया, लखनऊ की मेरी वालदा थी, तो जब हमारा इंडिया जाना हुआ, यकीन करें इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत हमें मिली कि 3 महीने हमारे कैसे गुजरते थे ना कि हमें पता ही नहीं चलता था और दिल ही नहीं करता था इंडिया से आने का। यकीन करो, ऐसा लगता था कि हम जाए ना पाकिस्तान। यकीन करो। अच्छा, मैं फील कर पा रही हूँ आपके जज्बात को, आपकी आइज से आया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा खैर, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बातें तो बहुत सारी हैं और होती रहेंगी, अब तो और ज्यादा मजा आने वाला है हमारे पास। यकीन करो कि अगर मैं इंडिया की बातें करने लगूं, उनकी चाहतों की, उनकी मोहब्बतों की, तो मैं तो कहती हूँ कि कई घंटे लग जाएंगे और बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस भी किया है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं ऐसी हूँ कि मैं सिर्फ वीडियो में देखकर बहुत ज्यादा ललचाने लग जाती हूँ, या मुझे ऐसा लगता है यार यहाँ पे जाना चाहिए था, यहाँ पे जाना चाहिए था। लेकिन आप ज्यादा लगती हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप उन प्लेसेस पे जा चुकी हैं, आप एक्सपीरियंस कर चुकी हैं। बिल्कुल। मैं लखनऊ, दिल्ली, न्यू दिल्ली, खंडाला, नैनीवाला, पूना, और यकीन करो कि आप, मैं कहाँ की उनकी तारीफ करूं कि मैं जहाँ जाती थी बहुत अच्छा लगता था। आज चलते हम अपनी वीडियोस की तरफ, मौजू की तरफ आते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है। हम अपनी वीडियोस की तरफ चलते हैं। हमारी वीडियो है प्रशांत धवन जी की, बहुत ही लेटेस्ट वीडियो है टर्की के हवाले से। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी ट्राइड टू ब्लॉक इंडियाज हेल्प टू टर्की, एयर स्पेस ब्लॉक फॉर इंडिया। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ टर्की ने चाहे इंडिया के अगेंस्ट जो भी पॉलिसी रखी हो, जब टर्की में भूकंप आया 7,000 से ऊपर लोग मारे गए। इंडियन एयरफोर्स ने एक आप कह लीजिए इंटरनेशनल ऑपरेशन ही स्टार्ट कर दिया है टर्की को हेल्प करने का। लगातार हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जा रहे हैं टर्की में हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। और इस बीच आपने हो सकता है कि आर्टिकल देखे हो कि पाकिस्तान ने इंडिया को एयर स्पेस मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं देंगे टर्की का, इंडियन एयरफोर्स को घूम के जाना पड़ेगा। तो जो ये न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, इनके हिसाब से इंडियन एयरफोर्स अगर इनको एक्सेस मिलता पाकिस्तान के एयर स्पेस का, ये सीधा यहाँ से अपने जहाज़ लेकर पहुँचते डायरेक्टली टर्की में। जो पूरा रास्ता है ये छोटा पड़ता, मगर सिंस पाकिस्तान ने हमको एयर स्पेस का एक्सेस नहीं दिया, हमको घूम के जाना पड़ा। मतलब कि हमारी एयरफोर्स इस तरीके से गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर से यहाँ से गई है टर्की में। कुछ घंटे इसमें एक्स्ट्रा लग गए। मगर यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान ने इंडिया को एयर स्पेस डिनाई नहीं किया, क्योंकि इंडिया ने पूछा ही नहीं था। ये जो सारा आप कह लीजिए प्रावधान है कि पाकिस्तान एयर स्पेस को हम अवॉइड करेंगे, ये डिसीजन इंडिया ने खुद लिया है। ये सारा इशू मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक ट्वीट टर्किश एम्बेसडर टू इंडिया की। यहाँ पे इन्होंने बात बताई है दोस्त के बारे में, दोस्त शब्द के बारे में। अब ये ट्विटर हैंडल है फिराज सुनील का। ये टर्की का एम्बेसडर हैं टू इंडिया। ये कहते हैं कि दोस्त जो ये वर्ड है ना, ये टर्किश लैंग्वेज में भी आपको मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा। ये दोनों लैंग्वेजेस में कॉमन वर्ड है। और टर्किश में ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इनके यहाँ एक बहुत ही फेमस कहावत है। ये कहावत इन्होंने यहाँ पर लिखी है, जिसकी ट्रांसलेशन ये होती है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। इंडिया ने तब हमारी हेल्प करी है जब हमको ज़रूरत थी। अब मैं एक बात क्लियर कर दूँ, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं गया टर्की को। जिस तरीके से हम लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके लगातार टर्की को हेल्प कर रहे हैं, इन द फ्यूचर भी करेंगे। इंडिया का बड़ा रोल होगा टर्की को हेल्प करने में, क्योंकि डिजास्टर टर्की में बहुत बड़ा है। तो आप समझ लीजिए टर्की की गवर्नमेंट लंबे समय तक याद रखेगी कि इन्होंने पूरा एक एंटी इंडिया कैंपेन चलाया। इंडिया को तोड़ने की जो बात करता है एक देश पाकिस्तान, उसका सपोर्ट किया यूएन में काफ़ी बार। मगर तब भी जब एक बहुत बड़ी आपदा आ गई टर्की पर, हमने मानवता देखी है, हमने जियोपॉलिटिक्स को पीछे रखकर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर काम किया है। नाउ ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया अभी भी गलती कर रहा है ये सब हेल्प प्रोवाइड करके। अब अगेन देखो, कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारी ये सब हेल्प करने के बाद ना टर्की 2 साल बाद जब ठीक हो जाए फिर से एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करे। मगर आप कह लीजिए हमें एक ग्लोबल पावर अगर बनना है, एक रिस्पॉन्सिबल देश बनना है ग्लोबल कम्युनिटी में, क्योंकि याद रखिएगा लॉन्ग टर्म गोल्स शॉर्ट टर्म गोल से हमेशा बड़े होते हैं। और अभी के लिए टर्की में जो डिस्ट्रक्शन हुई है, जो नंबर सामने आ रहे हैं ना, ये देखकर हेल्प करना बनता है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब टर्की दुनिया से खुद कह रहा है कि हमारी हेल्प करो। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि टर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है, इसमें 7,000 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। और WHO तो ये कह रहा है कि मृतकों की संख्या ना अभी 8 गुना ज़रा बढ़ेगी। मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा कि अगर टोटल जो मृतकों का नंबर है यहाँ पर ये 30-40 हज़ार के आसपास पहुँच जाए। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। हालांकि USA की तरफ से जो स्टडीज़ हुई है वहाँ पर ये लोग कह रही है कि मोस्ट प्रोबेबली जो मृतकों का नंबर है ये 20,000 के आसपास रहेगा। मगर ये बात तय है कि टर्की को कई साल पीछे धकेल दिया है इस अर्थक्वेक ने। ऑलरेडी टर्की FATF की ग्रे लिस्ट में था, इनकी करेंसी लगातार क्रैश कर रही थी, इनके यहाँ कोई खास ग्रोथ रेट थी नहीं। उसके अलावा इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई थी। यहाँ पर लोगों के कई सालों के बचे हुए जो पैसे थे ना सेविंग्स अकाउंट में, सब रातों रात मिट्टी हो गए। इन्फ्लेशन ने बिल्कुल आप कह लीजिए लोगों के पैसे को आधा कर दिया। और इकोनॉमिक लॉस जो अब इस अर्थक्वेक से हुआ है ना, उसकी अगर हम बात करें तो कई एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि आराम से टर्की को रफली आप कह लीजिए 20 से लेकर 100 बिलियन डॉलर्स के आसपास का लॉस हो सकता है। अगेन अब यहाँ पे हमको देखना होगा कि कितना डैमेज एक्चुअली टर्की के इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है, इनकी सड़कें कितनी बर्बाद हो चुकी हैं, क्या ये रिपेयर हो सकती हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से तो आराम से 50 से 60 बिलियन डॉलर का झटका तो टर्की को यहाँ पर लगेगा, जो बहुत बड़ा होता है। याद रखिएगा
टर्की की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की भी नहीं है, कुछ 900 समथिंग बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है इनकी इन नॉमिनल टर्म्स। तो ये एक बड़ा लॉस होता है $50 बिलियन का। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि ये जो मैंने आपको नंबर कोट किया ना $60 बिलियन, ये मेरा एस्टिमेट है। कई इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि एक्चुअल जो डैमेज है टर्की की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में इससे Massive. कई गुना बड़ा Massive होगा। का इट विल मतलब बी बहुत ज़्यादा। मैसिव। ऑलरेडी हमने ये देखा है कि टर्की की करेंसी लीरा जो वैसे ही बहुत हद तक गिर गई थी ना, अब Already और down गिरना तो स्टार्ट हो कर गया रही है। एक आप कह लीजिए नया डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि लोगों को एक बात समझ में आ गई है, टर्की की सरकार को अपनी करेंसी बहुत ज़्यादा छापनी पड़ेगी, तो इनकी करेंसी की और सप्लाई डिमांड बढ़ने वाली है, डिमांड कम होगी, इसकी तो value कम होगी। इंटरनेशनल मार्केट में लीरा बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट करने वाला है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले भविष्य में आपको $1 के मुकाबले 30 लीरा के आसपास दिखे। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और याद रखिएगा 2023 टर्की के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साल है, क्योंकि इसी साल इनके जनरल इलेक्शंस भी होने हैं, जिसमें एर्दोआन को उम्मीद ये है कि ये वापस पावर में आएंगे। अगर एर्दोआन वापस पावर में आते हैं तो बिल्कुल टर्किश लीरा बहुत ज़्यादा गिरेगा। अगर मान लीजिए कोई सेंसेबल आदमी आता है टर्की में, जो टर्की की जो फाउंडेशन है एक सेकुलर कंट्री की, इसे कायम करता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि टर्की रिकवर भी कर ले। टर्की की जो एंटी इंडिया पॉलिसीज़ हैं इसमें भी आपको कुछ चेंज दिखे। तो 2023 में देखना होगा कि एर्दोआन सर्वाइव कर पाते हैं, इस भूकंप के बाद भी सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हम हेल्प कर रहे हैं टर्की की। ये कंट्री एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल कंडीशन में है। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा टाइम होता है कि कंट्री में एक सिविल वॉर भी स्टार्ट हो जाए, लोग इतने ज़्यादा गुस्सा होते हैं, पैसा कम है, इकोनॉमी डूब रही है, फिर भूकंप भी आ गया। तो ऐसे टाइम में एक कंट्री की हेल्प करना इट इज़ द राइट थिंग टू डू। और अब यहाँ पे आप पूछोगे पाकिस्तान के पास ठीक है पैसा वगैरह है नहीं, खुद इनका एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये टर्की की खुद हेल्प तो कर नहीं पाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है कि पाकिस्तान के पीएम खुद टर्की जाएं। एक बार इस पर बात चल रही है कि शायद शहबाज शरीफ टर्की में जाएंगे, कुछ प्रेयर वगैरह करेंगे, वो हो सकता है। मगर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान एयर स्पेस क्यों नहीं देता इंडियन एयरफोर्स को, ताकि हम लोग लगातार टर्की में आराम से फ्लाइट्स भेजते रहें। तो इसका आंसर है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का खुद का प्रोटोकॉल है कि हम लोग पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करेंगे। डोमेस्टिक फ्लाइट्स की अलग बात है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, 2021 के अक्टूबर मंथ में पीएम मोदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूरोप का टूर हुआ था। यूरोप के बहुत से कंट्रीज़ को उन्होंने विजिट किया, इंक्लूडिंग इटली। अब इटली जब पीएम मोदी गए तब इन्होंने उस वक्त पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ किया था। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है उस टाइम का, पीएम मोदीज प्लेन फ्लाइज ओवर पाकिस्तान एयर स्पेस टू रिटर्न फ्रॉम इटली वाया सेम रूट। तो जो नॉन मिलिट्री फ़्लाइट्स हैं वो अभी भी पाकिस्तान के एयर स्पेस का यूज़ कर लेती है। मगर जो इंडियन एयरफोर्स है, आप देखो जो भी हम आज के समय टर्की को हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कोई कमर्शियल जेट से तो आ नहीं रही। इंडियन एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C-17, ये हम भेज रहे हैं। तो आप कह लीजिए हमारी एक पॉलिसी है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस को इंडियन एयरफोर्स यूज़ नहीं करेगी। दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन इतने बेहतर नहीं हैं, इसी वजह से इंडिया ने एक लंबा रास्ता यहाँ पर लिया है। हालांकि पर्सनली आप मुझसे पूछे, पाकिस्तान को एटलीस्ट ये जेस्चर इंडिया की तरफ दिखाना चाहिए था कि सिंस इनके बिरादर कंट्री की हम हेल्प कर रहे हैं, कि आप use ये कर लो। खुद ही कह रहे थे कि हमारा एयर स्पेस अवेलेबल है, यूज़ करना है, आप यूज़ कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। और इसी साल आप ये भी देखोगे कि टर्की के प्रेसिडेंट जब इंडिया में आएंगे ना और पीएम मोदी से मिलेंगे, इंडिया पक्का टर्की को तब एक्स्ट्रा हेल्प और ऑफर करेगा। एक बात अभी चल रही है कि G20 कंट्रीज़ कुछ एक छोटा सा फंड बनाएंगी टर्की के लिए। मैंने इस पर रिपोर्ट्स पढ़ी है, अभी कुछ कंफर्म हुआ नहीं है। और सिंस इंडिया G20 समिट को होस्ट करेगा इस बार, तो इंडिया का रोल इसमें बहुत बड़ा होने वाला है। तो टर्की विल नीड इंडिया अ लॉट इन 2023। क्वेश्चन अब यहाँ पर यही है कि लॉन्ग टर्म में क्या टर्की के लोग ये दोस्ती, ये हेल्प इसको याद रखेंगे या फिर कुछ साल बाद ये वापस एंटी इंडिया एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। खैर अभी ये टॉपिक न्यूज़ में रहेगा, इससे रिलेटेड जो अपडेटेड न्यूज़ आएगी उस पर मैं वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का और द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं
ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 use PD10 करेंगे, और अपने आप प्राइसेस PD10 गिरने स्टार्ट हो P4 जाएंगे। प्रशांत, यू विल बी एबल टू P4 सेव अ लॉट ऑफ और मनी, 10 सो लेंगे यूज द 10% कोड आपको PD10 10% एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless. अच्छा, मैं भी यही सोच रही थी सबसे पहले कि टर्की जो है वो हमारा ब्रदरान कंट्री है, हमारी टर्म्स उनसे बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है। बेशक। तो कहीं पे भी ऐसा जिक्र नहीं हुआ या कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं पता चला कि पाकिस्तान की तरफ से कोई हेल्प की गई है। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से हेल्प नहीं की, क्योंकि मैं इसका रीज़न आपको बहुत वैलिड रीज़न बताऊंगी। हम पाकिस्तानी इसका वो ये कि हम खुद बहुत ही बुरे हालात से जूझ रहे हैं। हमें तो खुद मदद की ज़रूरत है, हमें खुद मदद दरकार है कि कोई कंट्री हमारी मदद कर दे। यूएस हमें थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, दूसरे कंट्रीज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। हम वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन कम से कम अगर चीज़ों से फैसिलिटेट करके अगर मदद कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं दूसरे की मदद करूं, मेरे पास कोई आटा नहीं है, चावल नहीं है, चीनी नहीं है कि मैं फला बंदे को दे दूं और उसकी मदद कर दूं। तो उसके घर में अगर कोई भूकंप आ गया है, कोई जलजला आ गया है, कुछ भी XYZ कुछ भी कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है, अब 4 लोग उसकी मदद करने जा रहे हैं, तो मैं कम से कम उसको अपना घर का रास्ता प्रोवाइड कर सकती हूँ। मैं उनको फैसिलिटेट कर सकती हूँ कि भाई आप मदद कर रहे हैं। मेरी भी दिली ख्वाहिश थी कि उसकी मदद हो, उस पर्सन की मदद हो, लेकिन क्योंकि मेरे पास चीजें नहीं है, मेरे पास अशिया नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा। लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि उसकी मदद हो, और मैं चाहूंगा कि जो उसकी मदद कर रहे हैं उनको मैं ज्यादा से ज्यादा उनकी हेल्प करूँ। मैं जिस काम आ सकता हूँ आ जाऊँ, मेरा घर काम आ सकता है, मेरा एयर स्पेस काम आ सकता है। तो ये मैं बहुत हैरान परेशान हो गई कि यहाँ से ऑफर भी नहीं किया गया, यहाँ से बोला भी नहीं गया कि आप इस्तेमाल कर लें, हम चले जाएं। अच्छा, ये काफी घूम कर गए, आपने देखा ओमान के रास्ते, ओमान के रास्ते जो उन्हें लॉन्ग पड़ा, काफी लॉन्ग, काफी अच्छा करीब था। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है वैसे कि ये जो हेल्प की है इंडिया ने तो सारी चीज़ों को साइड रख दिया, जियो पॉलिटिक्स को साइड में रखा कि हमारे क्या टर्म्स हैं, क्या रिलेशन है उनसे, टर्की क्या करता है क्या नहीं करता है, एंटी इंडिया बेकाम करता है। लेकिन उन्होंने बोला अभी इंसानियत को प्रायोरिटी देनी चाहिए और अभी हमें इंसानियत को मद्देनजर रखकर जो हेल्प हो सकती है हम वो करें। आपको क्या लगता है, ये याद रखिएगा टर्की, या आपको लगता है आने वाले वक्तों में भूल जाने वाला? नहीं, मेरे ख्याल में तो याद रखेगा। इसलिए याद रखेगा कि उनकी अपनी एक कहावत है कि सच्चा दोस्त वो होता है जो मुश्किल में काम आए। सही। तो जब जाहिर है कि अभी और जितनी भी मतलब बिरादराना जो उनके करीबी हैं कंट्रीज हैं, अब हम पड़ोसी की तरह है ना, तो मदद नहीं कर सके जितना इंडिया आगे बढ़ा। सही। इंडिया ने आगे बढ़ा, इंडिया सब भूल के आगे बढ़ता है इंसानियत के नाते। वो पहले इंसानियत को तरजीह दी उन्होंने एंटी इंडिया को तो छोड़ दे आप, उन्होंने ये सोचा कि हमें पहले इनकी मदद करनी है, क्योंकि ये मुश्किल और परेशानी में इनके साथ बहुत बुरा हुआ है, जलजला आया है और पहले ही वो बहुत नीचे जा रहे हैं, इकोनॉमी में बहुत नीचे है, इकोनॉमी में भी और करेंसी भी उनकी डिवैल्यूड हो रही है और अभी मजीद वो छापेंगे, मजीद पैसा वो जाहिर सी बात है बिल्कुल। अब तो उसके बाद भी आप देखेंगी तो वो और मजीद कम होगी, उनकी वैल्यू बिल्कुल कम होगी। और उसके अलावा अब पाकिस्तान ने उनकी मदद नहीं करी तो कम से कम ऐसा था कि मैं अगर इस पोजीशन में नहीं हूँ बहैसियत जैसे कि एक हमसाए तो मैं कम से कम अपने घर का रास्ता दे सकता हूँ। मेरी जो बस में होगा मैं उतनी तो उनकी मदद कर अगर बोले जा रहे हैं तो मैं भी थोड़े चढ़ा कर अपने कंधों के जरिए मैं एक थोड़ी रफली मिसाल दे रही हूँ आप लोगों को कि मैं भी पहुंचा सकता हूँ। मेरे पास नहीं है ना, नहीं है अनाज नहीं है, लेकिन मैं पहुंचाने का तो काम कर ही सकता हूँ, इतना तो फैसिलिटेट कर सकता हूँ। और अगला बंदा जो है उसके भी दिल में ये आएगा, पहुंचा भी नहीं सकते ना अगर आप, तो इतना कर सकते हैं कि आप इस रास्ते से, मेरे घर के रास्ते से इधर से उधर आप निकल जाए, सामान ले जाए, आप शॉर्ट मत जाए, आप शॉर्टकट, हाँ शॉर्टकट आप चले जाए, इतना लंबा घूम के ना जाए। अच्छा, तो इसका मतलब ये भी निकलता है डिफरेंट कंट्रीज से भी हम सीखते हैं और समझते हैं, और कुदरत भी हमें समझाती है और सिखाती है। कुदरत तो हमें बहुत कुछ सिखाती है, समझाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल गलत लोगों से आपका पाला पड़ना या वास्ता पड़ना या फिर बुरा वक्त आपके ऊपर आना, बिल्कुल इससे क्या होता है उस वक्त फिर आपको पता चलता है कि कौन रियल मेरा, किसकी इंटेंशंस अच्छी हैं मुझे लेकर,
कौन रियल मेरा दोस्त है, कौन मेरा सच्चा मेरा मुखलिस इंसान है, कौन ऐसा है जो मुझे बुरे वक्त में नहीं देख सकता, और कौन सिर्फ जाहिरी तौर पे तो बहुत कुछ बोलता है, बिल्कुल बहुत कुछ बनता है, लेकिन जब मुझ पर बुरा वक्त आता है, तो बुरा वक्त जो आपके ऊपर आता है तो ही आपको पता चलता है कि कौन मुझसे मुखलिस है और कौन सिर्फ और सिर्फ जाहिरी तौर पे तो बहुत कुछ जाहिर करता है कि जी मैं ये, जी मैं वो, लेकिन जब बुरा वक्त मुझ पर आता है तो वो बिल्कुल खामोशी से बैठ जाता है। वो ये कहता है ये आपका मसले मसाइल है, आप देखो, आप समझो, मैं नहीं हूँ इसमें। असल में पता है क्या, अल्लाह ताला हम पे ये वक्त इसीलिए डालते हैं कि हमें अपनों की और पराई की पहचान हो सके। सही। बहुत से लोग जो होते हैं वो बड़े बड़े दावे नहीं करते, वो ये नहीं कहते कि मैं आपके साथ ऐसा कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। और बहुत से लोग जो होते हैं ना वो साइलेंट होते, बोलते नहीं है कुछ। सही। लेकिन जब आप पे वक्त आता है ना, तो जब वो आते हैं मदद के लिए, कहते हैं ना कि गिरे के लिए जो हाथ आगे करता है और उसे उठाता है, गिरे को उठाना बहुत बड़ी बात है। सही। उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, समझे। सही, वही आपका मसला। वही एक अजीम है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज ये भी है, मैंने इंडिया के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, आप थोड़ा सा इंडियंस को जानती भी हैं, बहुत अच्छी आपका इंटरेक्शन अच्छा रहा है, आप टाइम स्पेंड करा है आपने उनके साथ, तो आपने बहुत कुछ देखा होगा उनकी। मेरा ही नहीं, जो भी इंडिया जाता है वो इंडिया का ही हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। तो ये है कि एक वर्चुअली देखना, उनको जानना, और एक मिलना और रियल में उनको देखना और उनसे जानना, एक फिजिकली उनके साथ रहना, खाना पीना, वो उसमें बहुत फर्क आ जाता है। तो मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि ऐसा है कि अक्सर मैंने 2-3 वीडियोस पहले भी देखी कि इंडिया के अंदर आदत है या इंडियंस में आदत है, वैसे तो ये लोग खामोश रहते हैं और जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं, ठीक है जी, जवाब भी दे रहे होते हैं, जी ऐसा जी वैसा, एस जयशंकर हो गए, नितिन गडकरी जी हो गए, इनकी पर्सनालिटीज ऐसी हैं कि बात बर्दाश्त नहीं करते, बोलते हैं, जवाब देते हैं अपने कंट्री को लेकर। लेकिन अगर वही सामने वाला शख्स जो बदतरीन दुश्मन भी है आपका, ठीक है, इनका, तो उस वक्त अगर उसके ऊपर बुरा वक्त आता है तो मैं ये देखती हूँ सारी कंट्रीज में सबसे आगे ही खड़े होते हैं। ठीक है, आप देखें अफगानिस्तान के साथ मैं आपको बताऊं, आप यकीन करें अफगानिस्तान के मामले में मैंने ये देखा सबसे ज्यादा हेल्प मैंने इंडिया को करते हुए देखा। सही। ठीक है, बाकायदा आटा जा रहा है, बाकायदा पूरे पूरे बोरे जा रहे हैं, ट्रक्स भर भर के जा रहे हैं, इमदाद हो रही है उनकी, पैसों से इमदाद हो रही है उनकी। उसके बाद यूक्रेन और रशिया वॉर में भी मैंने देखा कि इंडिया बहुत हाजिर हाजिर था, और फ़लस्तीन के हवाले से भी मैंने देखा इंडिया आगे आगे होता है, उनको काफ़ी फंडिंग होती है इंडिया की तरफ से, उनको देते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी इमदाद करते हैं। तो अभी हमने देखा टर्की के हवाले से, जबकि टर्की और इंडिया के रिलेशंस मैंने नहीं कभी सुना, मुझे ऐसा लगता है कभी मिसाल ही नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमने सुने बहुत अच्छे टर्की के रिलेशंस है, और कभी भी कोई भी बुरा वक्त आएगा तो जाहिर सी बात है दोस्ताना जो कंट्री है, बरादराना जो कंट्री है, उसी से मदद ली जाएगी और उसी से उम्मीद रखी जाएगी। तो फिर भी इंडिया को देख रही हूँ मैं हाजिर हाजिर आगे आगे, और वो ये कह रहे हैं कि अभी ये करना बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। हम सारी पॉलिटिक्स को साइड में रखते हैं, अभी इंसानियत हमारे लिए सबसे मेन चीज़ है। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगी कि क्या ये तरबियत में शामिल है, ये डीएनए में शामिल है? मैं आपसे एक बात कहूँ, मेरा जो अपना तजुर्बा रहा इंडियंस के बारे में, मैं यही जानना चाहती हूँ। मैं इंडियंस के बारे में मेरा अपना जो तजुर्बा है वो ये है कि ये दिल के बड़े साफ होते हैं। आप यकीन करें, कड़वी बात भी होगी ना आपके मुंह पे बोलेंगे, जो बात होती है दिल में नहीं रखते, और मोहब्बत भी ऐसे करते ना आपसे, अगर किसी को दोस्त बनाते हैं तो वाकई दोस्ती निभाना जानते, समझे। और मैं हकीकत कह रही हूँ कि आप अगर कभी इंडिया जाएंगी, अगर इत्तेफाक होगा ना, आप खुद कहेंगी कि मैं नहीं आऊंगी, वापस नहीं आऊंगी, इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत। अच्छा, वहीं के हो जाए बंदा, उनकी मोहब्बत से वो क्या देते हैं, हमें मोहब्बत देते हैं, और वो उनमें मुनाफकत नहीं होती, जो बात होती है ना क्लियर। अगर कोई बुरी बात भी उनको लगी ना, आपके मुंह पे कहते हैं, ताकि अगर कोई एक्सप्लेन आपको करना है या कुछ भी कहना है, आपको अपनी सफाई तो, हाँ, मतलब तो आप ही के मुंह पे बोलते हैं ताकि आप उसको बोल सके, आप उसकी सफाई या जो भी बात है आप कह सके, क्या रीजन रहा, हाँ, क्या है। बहुत ही बढ़िया वीडियो थी। बहुत, तो मैं वाकई मुझे तो बहुत अच्छा लगा बात करके, और बहुत खुशी हुई मुझे। अच्छा, वैसे आप तो जानती हैं, अब मजीद आपको जानने को मिलेगा। बिल्कुल, मुझे तो इसी से जानने को मिलता है। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होती है मैं जब भी इंडिया की बात करती हूँ, और ऐसा लगता है मैं अपने वतन की बात कर रही हूँ।
क्योंकि मेरी जड़ें जो है इंडियाई में है। बिल्कुल ऐसे ही है, हम सबकी जड़ें इंडिया से ही हैं, सब हाँ, माइग्रेटेड ही है बिल्कुल, पाकिस्तान में, migrate। कुछ लोग हैं कुछ हमारे ऐसे आबाद ने किया, बिल्कुल। लेकिन जड़ें हमारी वही हैं। और फिर जब भी हम जाते हैं हमें प्यार बहुत मिलता है। बिल्कुल। सारे इंडियंस हमें प्यार करते हैं। वो इंडियंस क्या, वो हमारे अपने ही हैं। बिल्कुल, हमने कभी उन्हें ये नहीं वो समझा। भेदभाव नहीं करते भेदभाव कंट्री को नहीं लेकर करते, नहीं, नहीं, और बिल्कुल मजहब नहीं। को लेकर, तो फिर हमें भी नहीं नहीं। करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी प्रशांत धवन जी की। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ठीक है, तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, हम तो शुरू ही हो गए। तो दूसरी वीडियोस में बहुत सारी बातें करेंगे। अब तो मामा हमारे साथ ही हैं, इनसे साझा करते रहेंगे अपने ख्यालात, अपने जज्बात, अपने इजहारात। बिल्कुल। सो अब नेक्स्ट टाइम दोबारा आपसे मुलाकात होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। प्रशांत धवन जी की ये वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।